दोस्तों नमस्कार। सीक्रेट मिलेनियर रईस ज़ादा कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 7। दोस्तों कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हम एक दो दिन में आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आ रहे हैं। वो कहानी हम आपको सुबह सुनाएंगे। चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू के बाहर का नज़ारा अभी भी दिल दहला देने वाला था। अवनी जमीन पर ठंडे फर्श पर बैठी थी। उसका सिर घुटनों के बीच में था और वो बिना आवाज किए सिसक रही थी। कुछ घंटों पहले ही जिस लड़के के चेहरे पर दुल्हन बनने की खुशी और लालिमा थी, वह पूरी तरह से पीली पड़ चुकी थी। उसका सपना, उसका प्यार और उसके पिता की जान, सब कुछ एक ही झटके में शीशे के महल की तरह टूटकर बिखर गया। नकुल दीवार के सहारे खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और वो शून्य में घूर रहा था। काशवी भारी कदमों से चलकर उनके पास आई। नकुल ने काशवी को देखते ही कांपती हुई आवाज में कहा, दीदी, डैड डैड अभी भी होश में नहीं आए। डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। और माँ माँ घर पर अकेली है। मैंने पड़ोस वाली आंटी को उनके पास भेजा है। काशवी ने नकुल के कंधे पर हाथ रखा। उसने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से एक लोहे के बक्से में बंद कर लिया। काशवी ने एक बहुत ही शांत लेकिन पत्थर जैसी मजबूत आवाज में कहा, डैड ठीक हो जाएंगे नकुल। उसने नीचे बैठी अवनी को कंधों से पकड़कर उठाया। अवनी ने जैसे ही काशवी को देखा, वो फूट फूट कर रोने लगी। काशवी के गले लग गई। उसने रोते हुए एक बार फिर काशवी से पूछा, काशवी, मेरा रिश्ता क्यों टूट गया? डैड को क्या हो गया अचानक? उन लोगों ने डैड को फोन पर ऐसा क्या कह दिया कि डैड की ये हालत हो गई? अवनी के सवालों में जो दर्द और लाचारी थी, वो काशवी के सीने में किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। काशवी ने अपने बहन के सिर पर हाथ फेरते हुए अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए कहा, तू शांत हो जा अवनी। कुछ नहीं हुआ। डैड को बस थोड़ा स्ट्रेस हो गया है। और जहां तक उस राठौड़ परिवार की बात है, वो मुश्किल वक्त में साथ छोड़कर भाग जाएं, वो हमारे लायक नहीं थे। तो चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब कुछ। काशवी की आंखों में शीशे के पार पड़े अपने पिता को देखते एक संकल्प था। निखिल सिंघानिया को उसके इस गुनाह की ऐसी सजा देना, वो अपनी मौत की भीख मांगे। उधर सड़क के दूसरी तरफ द ओक लॉन्ज रेस्टोरेंट के बीचों बीच निखिल सिंघानिया अभी भी एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा था। रेस्टोरेंट में कुछ कर्मचारी और मैनेजर उसे हैरानी और डर से देख रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं कि वो जाकर उस खूंखार इंसान से कुछ पूछ सके। निखिल का दिमाग इस वक्त एक ऐसे भयंकर बवंडर में फंसा हुआ था जहां उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। निखिल ने अपने कांपते हुए होठों को बड़बड़ा कर कहा, अवनी की शादी मेरी काशवी की नहीं। और उसके अंदर का वो घमंडी, ताकतवर और कभी न हारने वाला दावना आज एक बहुत ही शर्मनाक हार का सामना कर रहा था। उसने काशवी को पाने के लिए अपनी उसकी खुशी में एक चाल चली। उसे लगा कि एक हीरो की तरह काशवी को एक अनचाही शादी से बचा लेगा, लेकिन हकीकत में वो एक ऐसा विलन बन गया जिसने बिना सोचे समझे काशवी के पूरे परिवार को तबाह कर दिया। निखिल ने अपनी दोनों मुट्ठी से अपने ही सिर को जोर से पकड़कर मन ही मन में कहा, मैंने उसके डैड को फिर से हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मैंने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे अपने आप पर इतने घिन आ रही थी कि खुद को मार डालना चाहता था। उसे दादी के वो शब्द याद आ रहे थे, तूने जिंदगी में सिर्फ दहशत फैलाई है। निखिल अपने जगह से भारी कदमों से हिला और रेस्टोरेंट से बाहर निकला। उसकी शानदार मर्सिडीज मैकबे खड़ी थी। वो जाकर गाड़ी के बोनट से टिक गया। ठंडी हवा उसके पसीने से भीगे चेहरे पर लग रही थी। निखिल ने अपने दांत पीस कर एक खौफनाक दृढ़ निश्चय करके कहा, मुझे इसे ठीक करना होगा। मैं काशवी को ऐसे नहीं खो सकता। मैं उसकी नफरत बर्दाश्त करता हूं, लेकिन उसका ये दर्द नहीं। मुझे उस डॉक्टर ईशान और उस राठौड़ परिवार को वापस लाना ही होगा, किसी भी कीमत पर। लेकिन कैसे? निखिल जानता था कि उसने राठौड़ परिवार को जान से मारने की खौफनाक धमकी दी। डॉक्टर राघवेंद्र राठौड़ एक बहुत ही इज्जतदार और ड्रेव इंसान थे। वो निखिल के खौफ से कभी भी घर में वापस रिश्ता नहीं जोड़ने जाएंगे। और अगर निखिल ने जाकर उन पर बंदूक तान दी कि रिश्ता जोड़ो, तो वो डर के मारे हाँ तो कह देंगे, लेकिन वो रिश्ता खोखला हो जाएगा। अवनी कभी भी उस घर में खुशी से नहीं रह पाएगी। निखिल का बिजनेस माइंड अब पागलों की तरह काम करने लगा। निखिल ने अपने आप से कहा,
डर से लोग टूट जाते हैं, लालच और सपनों से लोग जुड़ते हैं। उसे राठौड़ परिवार को मजबूर नहीं करना था, बल्कि उन्हें एक ऐसा ऑफर देना था जिसे वो चाहकर भी ठुकरा ना सके। निखिल ने तुरंत अपनी जेब से आईफोन निकाला और उस सेक्रेटरी राजीव का नंबर डायल किया। फोन सिर्फ एक घंटी बजी। दूसरी तरफ से राजीव की डरी हुई आवाज आई। जी सर, निखिल ने ऑर्डर देकर कहा। राजीव, अपना लैपटॉप खोलो अभी इसी वक्त। निखिल की आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि ऐसी खौफनाक और बर्फीली शांति थी जो उसके दुश्मनों की रूह कपा देती थी। उधर से राजीव ने कहा, सर मैं सिस्टम पर ही हूँ, हुक्म कीजिए। उसकी ये बात सुनते ही इधर से निखिल ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मुझे डॉक्टर राघवेंद्र मतलब डॉक्टर ईशान के पिता की पूरी कुंडली चाहिए, लेकिन मुझे उनके बैंक अकाउंट, उनकी प्रॉपर्टी और उनकी कमजोरी से कोई मतलब नहीं। ये कहते हुए निखिल ने एक सेकंड का पॉज लिया और बहुत जोर देकर कहा, मुझे ये बताओ कि राघवेंद्र की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? उनकी वो कौन सी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है? वो कौन सी कुर्सी और कौन सा रुतबा है जिसके लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं? उसकी बात सुनकर राजीव थोड़ा हैरान हो गया। उसने चौंक कर कहा, सर उनका सबसे बड़ा सपना? तभी निखिल की आवाज थोड़ी तेज हुई। उसने ऑर्डर देकर कहा, हाँ राजीव, उनका सबसे बड़ा सपना। और सुनो, तुम्हारे पास ये पता करने के लिए सिर्फ 10 मिनट है। अगले 20 मिनट में वो सपना जो कोई भी हो, मुझे वो हकीकत में बदला हुआ चाहिए। आधे घंटे के अंदर डॉक्टर राघवेंद्र राठौड़ की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाना चाहिए, किसी भी कीमत पर, किसी भी पावर का इस्तेमाल करके। उसकी ये बात सुनकर उधर से राजीव हकलाने लगा। उसने हकला कर कहा, लेकिन सर रात के 11 बज रहे हैं, आधे घंटे में किसी का सपना कैसे? तभी निखिल ने दहाड़ कर कहा, मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए राजीव। तुम सिंघानिया इंडस्ट्री के सेक्रेटरी हो। अगर इस काम के लिए तुम्हें देश के हेल्थ मिनिस्टर को भी बिस्तर पर से उठाना पड़े तो उठा लो। अगर मुझे मेरी कंपनी के 100 करोड़ रुपए भी फेंकने पड़े तो फेंक दो, लेकिन मुझे आधे घंटे में वो चीज मेरे हाथ में चाहिए। काम शुरू करो। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी गाड़ी के पास से टहलने लगा। उसका दिमाग एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह काम कर रहा था। वो जानता था कि इस दुनिया में हर इंसान की एक कीमत होती है। अगर डर काम नहीं आया तो डॉक्टर राघवेंद्र को ऐसा लालच देगा जो उनके खौफ से बहुत बड़ा होगा। वहीं उधर सिंघानिया एस्टेट के अपने ऑफिस में बैठा राजीव पसीने से नहा गया था। रात के 11 बजे निखिल सिंघानिया ने उसे ऐसा मिशन दे दिया नामुमकिन लग रहा था, लेकिन राजीव जानता था कि निखिल सर के नामुमकिन शब्द का कोई मतलब नहीं। उसने तुरंत अपने सिस्टम पर उंगली चलानी शुरू की। उसने शहर के सबसे बड़े प्राइवेट डिटेक्टिव और मेडिकल लाइंस ने अपने सूत्रों के एक साथ कॉन्फ्रेंस कॉल किया। राजीव ने अपने आदमियों को ऑर्डर देकर कहा, मुझे डॉक्टर राघवेंद्र राठौड़ की पूरी प्रोफाइल चाहिए। उनका सबसे बड़ा अनअचीव गोल क्या है, जल्दी बताओ। सिंघानिया इंडस्ट्री का नेटवर्क इतना मजबूत था कि शहर का कोई भी राज उनसे नहीं छुप सकता। ठीक 7 मिनट बाद राजीव के एक भरोसेमंद सूत्र ने वो जानकारी दी जिसकी उसे तलाश थी। तभी एक सूत्र ने उनको बताकर कहा, सर मिल गया। डॉक्टर राघवेंद्र राठौड़ शहर के बहुत इज्जतदार सर्जन हैं। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन पिछले 5 सालों से वो एक कुर्सी के लिए तड़प रहे हैं, स्टेट मेडिकल काउंसिल की प्रेसिडेंट की कुर्सी। ये मेडिकल लाइन का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल पद है। पूरे राज्य के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज इसी पद के अंडर आते हैं। उसकी ये बात सुनकर इधर राजू ने तेजी से पूछा, तो उन्हें ये कुर्सी अभी तक क्यों नहीं मिली? उधर से सूत्र ने जवाब देकर कहा, पॉलिटिक्स सर। डॉक्टर राघवेंद्र बहुत ईमानदार है, लेकिन उनके एक विरोधी डॉक्टर खन्ना है, जिनके राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से बहुत गहरी सेटिंग है। डॉक्टर खन्ना ने पिछले 5 सालों में मंत्री को करोड़ों की रिश्वत खिलाकर उस फाइल को दबा रखा है। कल ही उस पद के लिए फाइनल वोटिंग और अनाउंसमेंट होने वाली है। 100% चांस है कि वो कुर्सी डॉक्टर खन्ना को ही मिलेगी। डॉक्टर राघवेंद्र को इस बात को लेकर डिप्रेशन में है। ये उनका सबसे बड़ा सपना है सर, मेडिकल काउंसिल का हेड बनना। उसकी ये बात सुनकर राजीव की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, गुड जॉब, फोन काटो। इसके बाद राजीव ने दीवार पर लगी घड़ी को देखा। निखिल सर ने आधे घंटे का वक्त दिया था, 10 मिनट निकल चुके थे। अब उसके पास सिर्फ 20 मिनट थे एक ऐसा काम करने के लिए जिसमें सरकार, मंत्री और पूरी नौकरशाही शामिल थी। लेकिन राजीव को पता था कि वो किसका सेक्रेटरी है। सिंघानिया परिवार वो परिवार था जो सरकारों को बनाता और गिराता था। राजीव ने गहरी सांस ली, सीधे राज्य के हेल्थ मिनिस्टर्स का पर्सनल नंबर डायल किया। रात के 11:15 बज रहे थे। मंत्री जी अपने बेडरूम में सोने की तैयारी कर रहे थे।
उनका प्राइवेट फोन सिर्फ कुछ बेहद खास लोगों के लिए था। फोन की घंटे बजते ही मंत्री जी ने स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर राजीव सिंघानिया इंडस्ट्रीज का नाम फ्लैश हो रहा था। इनाम देखते ही मंत्री का नशा और नींद दोनों एक सेकंड में उड़ गई। सिंघानिया इंडस्ट्रीज से रात को फोन आने का मतलब था कि कोई बहुत बड़ी डील या कोई बड़ा तूफान। उन्होंने तुरंत फोन उठाकर कहा, हेलो राजीव जी, कहिए, इतनी रात को सिंघानिया साहब ने कैसे याद किया? तभी राजीव ने बिना किसी अदब के एक सख्त कॉर्पोरेट लहजे में कहा, मंत्री जी, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। कल स्टेट मेडिकल काउंसिल के नए हेड की नियुक्ति होने वाली है। मुझे पता है कि आप डॉक्टर खन्ना का नाम फाइल करने वाले हैं। उसकी ये बात सुनकर मंत्री जी थोड़े हड़बड़ा गए। उन्होंने हड़बड़ा कर कहा, अरे राजीव, वो तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, कमेटी तय करती है। लेकिन तभी राजीव ने उनकी बात को बीच में काट कर ऐसी धमकी दी जिसने मंत्री के पसीने छुड़ा दिए। उसने चिल्ला कर कहा, कमेटी को भाड़ में जाने दीजिए मंत्री जी। यह सिंघानिया साहब का सीधा ऑर्डर है। मेडिकल काउंसिल के हेड की कुर्सी पर कल डॉक्टर राघवेंद्र राठौड़ बैठेंगे। डॉक्टर खन्ना का नाम उस लिस्ट से अभी इसी वक्त कट जाना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर उधर से मंत्री जी ने घबरा कर कहा, लेकिन राजीव जी, ये कैसे हो सकता है? रात के 11 बजे फाइलें बन चुकी हैं। डॉक्टर खन्ना ने पार्टी फंड में, मेरा मतलब है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, मैं अचानक नाम कैसे बदल दूं? तभी राजीव ने अपने कंप्यूटर पर एक फाइल खोली और अपनी आवाज में बर्फ को ठंडा करके कहा, मंत्री जी, अगर आपने अगले 5 मिनट में नाम नहीं बदला तो मैं आपको बताता हूं कि क्या होगा। पिछले साल आपके भतीजे ने जो जमीन घोटाले में 500 करोड़ का गबन किया था, उसकी पूरी फाइल मेरे सिस्टम पर खुली हुई है। सिंघानिया साहब के न्यूज चैनल कल सुबह की ब्रेकिंग न्यूज में वो फाइल पूरे सबूतों के साथ नेशनल टीवी पर चला देंगे। आपकी कुर्सी तो जाएगी, आपका पूरा परिवार भी जेल में होगा। फोन के दूसरी तरफ एक भयानक मौत का सन्नाटा छा गया। मंत्री की सांसें धोंकने की तरह चलने लगी। तभी राजीव ने अपनी चाल को पूरा करके एक लालच फेंक कर कहा, और इसके बदले में अगर आप डॉक्टर राघवेंद्र का नाम इसी फाइल में फाइनल करते हैं तो सिंघानिया ट्रस्ट कल सुबह आपकी पार्टी के कलेक्शन फंड में 50 करोड़ रुपए का लीगल डोनेशन ट्रांसफर कर देगा। अब फैसला आपका है मंत्री जी। जेल की रोटियां या 50 करोड़ और आपकी कुर्सी की सलामती। आपके पास सोचने के लिए सिर्फ 2 मिनट हैं। यह डर और लालच का वो कॉकटेल था जिसे कोई भी राजनेता ठुकरा ही नहीं सकता। इसलिए मंत्री जी ने पसीना पहुंचकर लगभग गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं राजीव जी, न्यूज चैनल तक जाने की कोई जरूरत नहीं। सिंघानिया साहब हमारे बहुत अजीज हैं, उनका आदेश सर आंखों पर। मैं भी चीफ सेक्रेटरी को फोन करके फाइल चेंज करवाता हूँ। डॉक्टर राघवेंद्र ही काउंसिल के हेड बनेंगे। तभी राजीव ने अपनी घड़ी को देखकर कहा, सिर्फ फाइल चेंज नहीं मंत्री जी, मुझे राघवेंद्र राठौड़ का नाम ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेटर गवर्नमेंट के सील और सिग्नेचर के साथ अगले 10 मिनट में मेरे व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए। जब तक लेटर नहीं आता मैं न्यूज चैनल के एडिटर को होल्ड पर रख रहा हूं। उधर से मंत्री जी ने घबरा कर कहा, मैं अभी भिजवाता हूं सर। राजीव ने राहत की सांस ली। उसे पता था कि काम हो चुका है। पावर और पैसे के आगे नियम और कानून मोम की तरह पिघल जाते हैं। ठीक 8 मिनट बाद राजू के फोन पर एक डिंग की आवाज आई। उसने व्हाट्सएप खोला। स्वास्थ्य मंत्री के नंबर से एक पीडीएफ फाइल आई थी। राजीव ने फाइल ओपन किया। वो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के ऑफिशियल लेटर हेड पर टाइप किया गया मोहर और सिग्नेचर वाला अपॉइंटमेंट लेटर था, जिसमें साफ साफ लिखा था, डॉक्टर राघवेंद्र राठौड़ को स्टेट मेडिकल काउंसिल का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। ये पढ़ते ही राजीव के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। उसने घड़ी देखी। निखिल सर के दिए हुए आधे घंटे के वक्त में अभी 2 मिनट बाकी थे। उसने तुरंत वो पीडीएफ फाइल निखिल सिंघानिया के नंबर पर फॉरवर्ड कर दी। उन्हें कॉल किया। वहीं उधर सिटी हॉस्पिटल के बाहर अपनी गाड़ी के पास खड़ा निखिल पागलों की तरह टहल रहा था। उसका एक एक सेकंड भारी गुजर रहा था। उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी। राजीव की कॉल थी और साथ में एक डॉक्यूमेंट का नोटिफिकेशन भी। निखिल ने तुरंत फोन उठाकर पूछा, हाँ राजीव, काम हुआ? दूसरी तरफ से राजीव ने बहुत ही गर्व से कहा, हो गया सर। डॉक्टर राघवेंद्र राठौड़ की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था मेडिकल स्टेट काउंसिल का हेड बनना। पिछले 5 सालों से उस कुर्सी के लिए तड़प रहे थे। और सर, मैंने आपके व्हाट्सएप पर एक फाइल भेजी है, उसे चेक कीजिए। उसकी ये बात सुनकर निखिल ने फोन स्पीकर पर डाला और पीडीएफ फाइल खोल ली। अंधेरे में मोबाइल की रोशनी निखिल के चेहरे पर पड़ी। जैसे उसने उस अपॉइंटमेंट लेटर को देखा, उसकी वो खौफनाक और जुनूनी आंखें एक भयानक खुशी और विजय से चमक उठी।
डॉक्टर राघवेंद्र का सपना, जो उनके लिए नामुमकिन था, वो सिर्फ 20 मिनट में पूरा हो गया। उधर से राजीव ने फोन पर आगे बताकर कहा, सर ये ऑफिशियल लेटर है, कल सुबह इसकी हार्ड कॉपी मंत्री जी खुद डॉक्टर राघवेंद्र राठौड़ के घर भिजवाएंगे। मैंने सरकार से आपकी पावर का जो ऐसा डराया है कि अब वो डॉक्टर राठौड़ के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। निखिल के होठों पर एक बहुत ही शैतानी लेकिन एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। निखिल ने पहली बार अपने सेक्रेटरी की तारीफ करके कहा, यू आर अ जीनियस राजीव। तुमने आज मेरा वो काम किया जिसकी कीमत मैं तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं चुका सकता। तुम सो जाओ, अब बाकी का खेल मैं खुद खेल लूंगा। निखिल ने फोन काट दिया। उसने उस अपॉइंटमेंट लेटर की स्क्रीन को देखा। निखिल ने अपनी मर्सिडीज का दरवाजा खोलकर अपने आप से कहा, अब देखते हैं डॉक्टर राघवेंद्र कि तुम इस खौफनाक मौत के साए से अपने बेटे की शादी तोड़ते हो या इस लेटर के लालच में आकर वापस घुटनों के बल उस घर में रिश्ता जोड़ने जाते हो। निखिल जानता था डॉक्टर राघवेंद्र राठौड़ जैसे लोग अपनी इज्जत से प्यार करते हैं, लेकिन अपने सपनों के लिए वो अपने खौफ को भी पी जाते हैं। जब कल सुबह डॉक्टर राघवेंद्र को लेटर मिलेगा तो उन्हें पता चलेगा कि लेटर उसके पास निखिल सिंघानिया के इशारे पर आया है, तो उनका खौफ एक खौफनाक एहसान में बदल जाएगा। वो समझ जाएंगे कि निखिल सिंघानिया से दुश्मनी मौत है, लेकिन उसकी दोस्ती पूरी दुनिया की दौलत और रुतबा है। लेकिन ने गाड़ी स्टार्ट की। अब उसे काशवी को यह दिखाना था कि सिर्फ वो बर्बाद करना नहीं जानता, वो उन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ना भी जानता है जिन्हें उसने खुद तोड़ा था। निखिल ने गाड़ी को आगे बढ़ाकर एक जुनूनी आशिक की तरह मुस्कुरा कर कहा, तुमने कहा था ना काशवी कि तुम मुझे तड़पा तड़पा कर मारोगी। मुझे मंजूर है तुम्हारा हर जहर, लेकिन कल सुबह जब तुम्हारी बहन का वो टूटा हुआ रिश्ता वापस तुम्हारे घर के चौखट पर आएगा, तब तुम्हें भी मानना पड़ेगा कि इस दुनिया में निखिल सिंघानिया से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता है। काली मर्सिडीज रात के अंधेरे में फिर से गायब हो गई। एक तरफ काशवी जो अपने पिता के आईसीयू के बाहर बैठी निखिल को बर्बाद करने की कस्में खा रही थी, दूसरी तरफ निखिल जो अपनी बेहिसाब दौलत और ताकत से काशवी के लिए उस दुनिया को फिर से सजाने में लगा था जिसे उसने खुद ही आग लगाई थी। रात के 12 बजने वाले थे। पटना शहर की सड़कें सुनसान हो चुकी थी, लेकिन निखिल सिंघानिया के दिमाग में एक ऐसा तूफान चल रहा था जो उसे एक पल भी चैन से नहीं बैठने दे रहा था। अपनी गाड़ी ड्राइव करते निखिल ने अपनी एक ऑफिस प्रॉपर्टी की तरफ गाड़ी मोड़ी जो रास्ते में थी। वहां 24 घंटे काम करने वाला स्टाफ मौजूद था। उसने वहां रुककर उस पीडीएफ फाइल का एक हाई क्वालिटी प्रिंट आउट निकलवाया। उस सरकारी दस्तावेज जिस पर प्रेसिडेंट स्टेट मेडिकल काउंसिल लिखा था, वो उसको बहुत ही ध्यान से एक महंगे और लाल रंग के मखमली एनवलप में डाल लिया। इस एक काज के टुकड़े में वो जादू था जो डॉक्टर राघवेंद्र राठौड़ के बरसों पुराने खौफ और सम्मान को उनके सबसे बड़े लालच में बदल सकता था। निखिल ने वो एनवलप अपनी जैकेट के अंदरूनी जेब में रखा और वापस गाड़ी में बैठ गया। निखिल ने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़कर कहा, मैं काशवी की आंखों में अपने लिए नफरत और नहीं देख सकता। मुझे उस परिवार के दर्द को मिटाना ही होगा। मुझे साबित करना होगा कि मैं सिर्फ छीनना नहीं जानता, वापस लौटाना भी जानता हूँ। और राठौड़ परिवार की तरफ मुड़ गया। वहीं उधर राठौड़ विला का नजारा किसी मातम वाले घर के से कम नहीं था। घर का टूटा हुआ मेन गेट अभी भी बाहर जमीन पर गिरा हुआ था। पोर्च में डॉक्टर राघवेंद्र की डैमेज्ड गाड़ियां खड़ी थी, जो कुछ घंटे पहले निखिल की फॉर्च्यूनर की टक्कर से टूटी थी। घर के अंदर बड़े से ड्राइंग रूम में डॉक्टर राघवेंद्र राठौड़, शीतल जी और डॉक्टर ईशान और विहान चारों चुपचाप सोफे पर बैठे थे। किसी की भी आंखों में नींद का एक कतरा नहीं था। उनका पूरा वजूद उस खौफ से कांप रहा था जो निखिल सिंघानिया उनके घर में छोड़कर आया था। तभी ईशान ने अपने हाथों से सिर को छिपाए कर कहा, डैड, हमने सतिंदर जी के साथ बहुत गलत किया। अवनी बहुत अच्छी लड़की है, इस सब में उसका क्या कसूर था। हमने बिना उन्हें सच बताए उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। उसके बाद सुनकर डॉक्टर राघवेंद्र ने गहरी और थकी हुई सांस लेकर कहा, मैं जानता हूं बेटा, मेरा जमीर भी मुझे कचोट रहा है, लेकिन मैं क्या करता। एक बाप अपनी इज्जत और अपने परिवार की जान को दांव पर कैसे लगा सकता है। वो निखिल सिंघानिया वो इंसान नहीं है, वो एक चलता फिरता शैतान है। अगर हम वो रिश्ता नहीं तोड़ते तो कल सुबह तक वो हमारे इस घर को राख कर देता। हम डॉक्टरों का काम जिंदगी बचाना है, किसी माफिया से लड़ना नहीं। वहीं शीतल जो रो रही थी, उन्होंने रो कर कहा, हे भगवान, हमें किस बात की सजा मिल रही है। हमारे घर में तो खुशियां आने वाली थी। दूसरी तरफ विहान जो अब तक खामोश था, उसने गुस्से में कहा,
ताऊ जी, हमें पुलिस को कंप्लेंट करनी चाहिए। वो गुंडा हमारे घर में घुसकर हमें धमका कर चला गया और हम चुपचाप बैठ गए। उसकी यह बात सुनकर आगे से राघवेंद्र ने डपट कर कहा, पागल मत बन विहान। सिंघानिया परिवार पुलिस की जेब में नहीं, पुलिस सिंघानिया परिवार की जेब में रहती है। अगर हम कंप्लेंट करते हैं तो कल सुबह तक हम में से कोई जिंदा नहीं बचता। जो हुआ सो हुआ। हमें बस इस शहर में शांति से अपनी नौकरी करनी है। हम बस उस जायसवाल परिवार से कोई नाता नहीं रखेंगे। इसकी से साथ ड्राइंग रूम में फिर से वो डरावना सन्नाटा छा गया। तभी बाहर से एक बहुत ही धीमी लेकिन जानी पहचानी आवाज आई, टायरों के बजरी पर रुकने की आवाज। यह आवाज सुनते ही चारों के शरीर में एक बिजली तोड़ गई। उनकी सांसें हलक में अटक गई। ईशान और विहान ने डर कर एक दूसरे की तरफ देखा। डॉक्टर राघवेंद्र ने धीरे से जगह से उठे और खिड़की के पास जाकर पर्दे के पीछे से बाहर देखा। बाहर टूटे हुए गेट के पास एक काली मर्सिडीज मैकबे खड़ी थी। गाड़ी को देखते ही राघवेंद्र के मुंह से कांपती हुई आवाज निकली। उन्होंने कांप कर कहा, हे भगवान। उनका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था। तभी ईशान ने घबरा कर कहा, क्या हुआ डैड, कौन है? राघवेंद्र ने कहा, वो शैतान वापस आ गया। डॉक्टर राघवेंद्र पीछे हट गई। उनकी यह बात सुनते ही शीतल जी के मुंह से चीख निकल गई। उन्होंने कांप कर कहा, निखिल सिंघानिया, वो दोबारा क्यों आया है? हमने तो वो रिश्ता तोड़ दिया। अब उसे क्या चाहिए हमसे? तब विहान ने आगे बढ़कर एक लोहे का शोपीस उठा लिया। उसने दांत भींच कर कहा, आज अगर उसने इस घर में घुसने की कोशिश की तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। लेकिन तभी डॉक्टर राघवेंद्र ने उसे रोक कर कहा, चुप कर जा विहान, वो हमें मार डालेगा। तभी ड्राइंग रूम की डोरबेल बजी। डिंग डोंग। यह आवाज उस शांत घर में किसी मौत के सायरन जैसी लग रही थी। कोई भी दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर से घंटी बजी। डॉक्टर राघवेंद्र ने अपने सीने पर हाथ रखा। उन्होंने अपने परिवार की तरफ देखा और एक मजबूर पिता की तरह दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उन्होंने सभी को आगे आने से रोक कर कहा, मैं देखता हूं, तुम लोग पीछे ही रहना। यह कहकर डॉक्टर राघवेंद्र ने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजा खुलते ही सामने निखिल सिंघानिया खड़ा था। लेकिन इस बार निखिल का वो खूंखार और पागल दरिंदा नहीं, वो कुछ घंटे पहले जो उनके गेट को तोड़कर घुसा था। इस बार उसका चेहरा बड़ा शांत, सौम्य और थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथ आगे किए और वो हाथ जुड़े हुए थे। हाँ, शहर का सबसे बड़ा खूंखार रईसजादा निखिल सिंघानिया डॉक्टर राघवेंद्र के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। ये देखकर डॉक्टर राघवेंद्र की आंखें फटी रह गई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। क्या ये कोई नया नाटक है? क्या उन्हें वो बाहर निकाल कर मारना चाहता है? उन्होंने हकला कर कहा, निखिल जी आप? डॉक्टर राघवेंद्र के मुंह से बस इतना ही निकला। वहीं निखिल ने अपनी नजरें झुका ली। उसने गहरी सांस ली और बहुत ही विनम्र लेकिन अपनी भारी आवाज में कहा, मैं माफी मांगने आया हूँ डॉक्टर साहब। उसकी यह बात सुनकर आगे से डॉक्टर राघवेंद्र को लगा कि उन्हें गलत सुना। उन्होंने हैरान होकर कहा, माफी आप? वहीं निखिल ने अपने हाथ भी जोड़े रखे। उन्होंने शर्मिंदा होकर कहा, हाँ, मुझे अंदर आने की इजाजत दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं यहाँ कोई तमाशा या कोई धमकी देने नहीं आया। मैं अपनी गलती सुधारने आया हूँ। उसकी यह बात सुनकर आगे से डॉक्टर राघवेंद्र ने थोड़ा झिझक कर दरवाजा खोल दिया। निखिल घर के अंदर ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उसको अंदर आता देखकर ईशान, विहान, शीतल जी तीनों निखिल को देखकर सहम गई। वो अपनी जगह से उठकर एक कोने में सिमट गई। उन्हें निखिल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। निखिल उनके इस खौफ को महसूस कर सकता था। उसने तुरंत काशवी की वो बात याद आई जब काशवी ने उससे कहा था कि तुमसे सिर्फ लोग डरते हैं। निखिल ने अपना सिर झुकाया, ड्राइंग रूम के बीच में खड़े होकर पूरे राठौड़ परिवार की तरफ देखकर कहा, सबसे पहले तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कुछ घंटे पहले जो किया एक बहुत बड़ा गुनाह था। मैंने आपके घर का गेट तोड़ा, आपके बेटे पर हाथ उठाया और आपको धमकी दी। इसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। वहीं राठौड़ परिवार बुत बना खड़ा था। किसी की भी आंखों में विश्वास नहीं था। और तभी डॉक्टर ईशान ने बड़ा डर के पूछा, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया था? तभी निखिल ने गहरी और शर्मिंदगी भरी सांस लेकर कहा, ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से हुआ डॉक्टर ईशान। ये कहकर उसने निखिल की अपनी आंखें उठाई और उसकी तरफ देखकर ईमानदारी से बताना शुरू करके कहा, मुझे जायसवाल परिवार की छोटी बेटी काशवी से बहुत प्यार है। मुझे मेरा वो प्यार एक पागलपन की हद तक है। आज जब मुझे मेरे आदमियों ने बताया कि जायसवाल परिवार की लड़की की शादी तय हो गई
तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया था। निखिल ने इस सच को स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं दिखाई। निखिल की आवाज में एक आशिक का वो दर्द था जिसे कोई भी महसूस कर सकता था। उसने आगे कहा, मुझे लगा कि काशवी की शादी हो रही है। मुझे लगा कि आप लोग मेरी काशवी को मुझसे छीन रहे हैं। उस गलत फहमी और गुस्से में मैं अंधा हो गया था। मैं यहाँ आया और मैंने आपको खौफनाक धमकी दे दी। उसके बाद निखिल ने ईशान की तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं पता था डॉक्टर ईशान कि आपकी शादी काशवी से नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन अवनी से तय हुई है। मुझे बात कुछ देर पहले ही खुद काशवी ने बताई। यह सुनते ही पूरा राठौड़ परिवार, जो अभी अभी डर रहा था, वो एकदम से खौफ वाले सदमे से सहम गया। ये गुंडा अवनी के पीछे नहीं बल्कि काशवी के पीछे पागल था। तभी डॉक्टर राघवेंद्र ने डर कर कहा, लेकिन आपने हमसे वो रिश्ता तुड़वा दिया और सत्येंद्र जी को हार्ट अटैक आ गया। वो अभी हॉस्पिटल में है। उसकी ये बात सुनकर निखिल के चेहरे पर एक गहरा दुख छा गया। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं जानता हूं डॉक्टर साहब, और इसी वजह से मैं अपनी ही नजरों में इतना गिर चुका हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने अनजाने में काशवी को जख्म दे दिया, जो शायद वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने उसकी बहन की खुशियां बर्बाद कर दी। ये कहते हुए निखिल ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और बहुत ही सीधे शब्दों में कहा, डॉक्टर राघवेंद्र, मैं आपसे यहाँ भीख मांगने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अवनी जायसवाल से अपने बेटे ईशान का रिश्ता फिर से जोड़ लें। उसकी यह बात सुनकर पूरे ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया। तभी शीतल जी ने अविश्वास से कहा, क्या? तभी निखिल ने दृढ़ता से कहा, हाँ, आप सतेंद्र जी को फोन करें, उन्हें माफी मांगे और इस शादी की तारीख को पक्का करें। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेवकूफ़ी की वजह से अवनी और ईशान की जिंदगी बर्बाद हो। लेकिन खौफ इतनी आसानी से नहीं जाता। डॉक्टर राघवेंद्र ने अपने हाथ जोड़े एक डरे हुए पिता की तरह कहा, निखिल जी, आपने माफी मांगी, आपका बड़प्पन, लेकिन हम अब उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकते। तो उसकी बात सुनकर निखिल ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, क्यों? डॉक्टर ने कहा, क्योंकि आप उस परिवार से जुड़े हैं। हम शरीफ लोग हैं सिंघानिया जी। अगर हम अवनी को अपने घर की बहू बनाते हैं तो कल को आप काशवी के चक्कर में हमारे घर आते जाते रहेंगे। हमारी जिंदगी में फिर से गुंडागर्दी और खौफ आ जाएगा। हम शांति से जीना चाहते हैं। मैं अपने बेटे की जिंदगी मौत के साए में नहीं डाल सकता। हम वो रिश्ता कभी भी किसी भी कीमत पर दोबारा नहीं जोड़ेंगे। निखिल ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो समझ रहा था कि डॉक्टर राघवेंद्र अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। एक आम इंसान किसी माफिया के साए में नहीं रहना चाहता, लेकिन निखिल को भी काशवी का वो दर्द दूर करना था। और अब वक्त आ गया था वो अपनी दौलत और अपनी ताकत का वो कार्ड खेले जो उसने बहुत ही सोच समझ कर तैयार किया था। निखिल ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब माफी नहीं बल्कि एक बहुत ही खौफनाक और कॉर्पोरेट बिजनेस वाली चमक थी, जो लोगों को खरीदना जानता था। निखिल ने अपनी आवाज को बहुत ही सीधा किया और गंभीर बनाकर कहा, डॉक्टर राघवेंद्र, आप बहुत ही इज्जतदार इंसान हैं और मुझे पता है कि आप सिर्फ डर की वजह से रिश्ता ठुकरा रहे हैं। ये कहते हुए निखिल ने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और वो लाल मखमली एनवेलप बाहर निकाला। उसने एनवेलप डॉक्टर राघवेंद्र की तरफ बढ़ाकर कहा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि हर इंसान का एक सपना होता है, एक ऐसा सपना जिसके लिए वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्त भी मान लेता है। उसकी ये बात सुनकर आगे से डॉक्टर राघवेंद्र ने उस एनवेलप को देखकर कहा, ये क्या है? तभी निखिल ने एक बहुत ही शैतानी लेकिन जीत वाली मुस्कान के साथ कहा, इसे खोल कर देखिए डॉक्टर साहब। उसकी ये बात सुनकर आगे से डॉक्टर राघवेंद्र ने कांपते हुए हाथों से एनवलप लिया और उसे खोला और अंदर का वो प्रिंट बाहर कागज निकाला। जैसे उनकी नजरें उस कागज पर पड़ी, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के लोगो और उस पर लिखे हुए शब्दों, लेकिन डॉक्टर राघवेंद्र को स्टेट मेडिकल काउंसिल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। पर पड़ी तो डॉक्टर राघवेंद्र का पूरा शरीर जैसे जम गया। उनके हाथ इस कदर कांपने लगे कि वो कागज उनके हाथ से गिरते गिरते बचा। उनकी आंखें फटे की फटी रह गई। उनके चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन आ गया जिसे बयां करना नामुमकिन था। उन्होंने हकला कर कहा, ये डॉक्टर साहब के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उन्होंने ऐसे हकला कर डॉक्टर ईशान से घबरा कर पूछा, डैड, ये क्या है? ये कहते हुए उसने वो कागज अपने पिता के हाथ से ले लिया। जैसे ईशान और विहान ने वो कागज पढ़ा, उनके भी होश उड़ गए। स्टेट मेडिकल काउंसिल का प्रेसिडेंट, ये वो कुर्सी थी जिसके लिए डॉक्टर राघवेंद्र पिछले 5 सालों से तड़प रहे थे। ये वो कुर्सी थी जो डॉक्टर खन्ना उन्हें
कभी नहीं लेने दे रहे थे। यह अपॉइंटमेंट लेटर निखिल सिंघानिया उनके घर लेकर आया था रात के 12 बजे। तभी निखिल ने बहुत ही आराम से अपनी हाथ अपनी जेब में डाला और बहुत ही कॉन्फिडेंट और खौफनाक लहजे में बोलना शुरू करके कहा, यह कोई मजाक नहीं है डॉक्टर राघवेंद्र, यह ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेटर है। मैंने अभी आधे घंटे पहले स्वास्थ्य मंत्री को खुद ये लेटर साइन करने पर मजबूर किया। कल सुबह इसकी हार्ड कॉपी आपके हाथों में होगी। इसके बाद निखिल ने डॉक्टर राघवेंद्र की उन लालची और हैरानी आंखों में देखकर अपनी डील सामने रखी। निखिल ने बहुत ही चतुर बिजनेसमैन की तरह कहा, मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं डॉक्टर साहब। अगर आप अभी इसी वक्त सतेंद्र जी को फोन करते हैं, अगर आप उनसे अपनी गलती की माफी मांगते हैं और अवनी का ईशान का रिश्ता दोबारा उसी शान और शौकत के साथ जोड़ते हैं, तो मेडिकल काउंसिल्स के प्रेसिडेंट की कुर्सी आपकी है। उसकी यह बात सुनकर राठौड़ परिवार सुन पड़ गया। निखिल सिंघानिया ने अपनी बिसात बहुत ही गहरी बिछाई थी। निखिल ने अपनी आवाज में थोड़ा जहर मिलाकर कहा, और अगर आप इस रिश्ते से इनकार करते हैं तो लेटर अभी इसी वक्त फाड़ दिया जाएगा। डॉक्टर खन्ना वो कुर्सी ले लेंगे और मैं वादा करता हूं डॉक्टर राघवेंद्र, सिंघानिया इंडस्ट्री के पावर से मैं आपका वो हल करूंगा कि शहर का कोई भी छोटा सा हॉस्पिटल भी आपको नौकरी पर नहीं रखेगा। यह ऐसा धर्म संकट बन गया जिसमें राठौड़ परिवार पूरी तरह से फंस चुका था। एक तरफ निखिल सिंघानिया खौफ तो दूसरी तरफ जिंदगी का सबसे बड़ा सपना। निखिल ने उनके डर को लालच की चाशनी में डुबो कर कहा, आप डरिए मत डॉक्टर साहब, अगर आप ये रिश्ता जोड़ते हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं कभी भी आपके परिवार के लिए कोई खतरा नहीं बनूंगा, बल्कि सिंघानिया परिवार अब राठौड़ परिवार के पीछे एक चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। अगर आपको मेडिकल लाइन में या पॉलिटिक्स में कभी कोई किसी की मदद चाहिए होगी तो निखिल सिंघानिया की दौलत और पावर हमेशा आपके लिए हाजिर रहेगी। आपका रुतबा अब इस शहर में सबसे ऊपर होगा। खौफ और लालच, डॉक्टर राघवेंद्र का जमीर और उनका डर दोनों ही उस प्रेसिडेंट की कुर्सी के लालच के आगे धीरे धीरे घुटने टेकने लगा। उन्होंने उस लेटर को देखा, ये वो ताकत थी जो उन्हें भगवान भी बना सकती थी, और इसके बदले में उन्हें सिर्फ क्या करना था, उस अवनी को अपनी बहू बनाना था, और वैसे भी उनके बेटे की वो पसंद थी। ईशान ने भी अपने पिता की तरफ देखा। ईशान अवनी से प्यार करता था, वो भी इस रिश्ते को टूटने से बचाना चाहता था। डॉक्टर राघवेंद्र ने एक गहरी सांस ली। उनका लालच जीत चुका था। उन्हें ने निखिल सिंघानिया की तरफ देखा और कांपते हुए हाथों को जोड़कर कहा, मैं भी सतेंद्र को फोन लगाता हूं सिंघानिया जी। उनकी यह बात सुनकर निखिल सिंघानिया के होठों पर खौफनाक विजयी मुस्कान आ गई। उसने एक बार फिर अपनी दौलत और अपनी ताकत से सब कुछ खरीद लिया था। उसने अवनी का वो टूटा हुआ रिश्ता वापस जोड़ दिया। निखिल ने अपनी वो घड़ी देखकर कहा, जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, मुझे काशवी को एक गुड न्यूज देनी है। उसकी यह बात सुनते ही डॉक्टर राघवेंद्र ने अपना फोन निकाला, सतेंद्र का नंबर डायल करने लगे। उधर सिटी हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर बैठी काशवी को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि निखिल सिंघानिया ने उसके परिवार की खुशियों को वापस लाने के लिए, काशवी का दिल जीतने के लिए दौलत और पावर का एक ऐसा खेल खेला जो शायद काशवी के उस नफरत भरे इंतकाम को एक नए और खौफनाक प्यार के जाल में उलझा कर रख देगा। सिटी हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट के बाहर उस सफेद और ठंडी रोशनी में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के 1 बज चुके थे। काशवी, जो अभी अभी निखिल सिंघानिया से खौफनाक और जहरीली मुलाकात करके वापस लौटी थी, उसका दिमाग एक ज्वालामुखी की तरह सुलग रहा था। उसने निखिल को बर्बादी की धमकी तो दे दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने परिवार के टूटते हुए हौसलों को देखकर टूट रही थी। कुछ ही देर पहले निहारिका जी नकुल के साथ हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। नकुल घर पर अपनी मां को उस खौफनाक सदमे में अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो उन्हें टैक्सी से लेकर हॉस्पिटल आ गया था। आईसीयू के शीशे के उस पार सतेंद्र जी बिस्तर पर बेसुध पड़े थे। उनके शरीर से कई तरह के मॉनिटर्स जुड़े हुए थे। डॉक्टर्स ने उनकी हालात को कंट्रोल करने के लिए उन्हें हैवी सिडेटिव्स दे दिए थे ताकि उनके कमजोर दिल को आराम मिल सके। वो खतरे से बाहर तो थे, लेकिन अभी होश में नहीं आए थे। निहारिका जी आईसीयू के शीशे में अपने पति को देखकर लगातार रो रही थी। उन्होंने भगवान के आगे प्रार्थना करके कहा, हे भगवान, मेरे सती जी को ठीक कर दो। उनकी क्या गलती थी? उन्होंने तो बस अपनी बेटियों की खुशियां चाही थी। अवनी, जो इस हॉस्पिटल में एक नर्स थी, वो एक कोने में सिर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे।
उसकी जगह एक शून्य ने छा लिया था। जिस लड़की के हाथों में आज मेहंदी सजने की बात हो रही थी, आज उसी लड़की के हाथों में उसकी खुशियां रेत की तरह फिसल गई। नकुल अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखे हुए था। वो भी अंदर से डरा हुआ था। काशवी ने अपनी माँ और बहन को देखा। उसका दिल छटपटा रहा था। वो जानती थी ये सब निखिल सिंघानिया की एक गलत फहमी का नतीजा था, लेकिन निखिल का वो पागलपन अब इस परिवार के लिए मौत का फंदा बन चुका था। सतेंद्र जी का फोन, वो जो घर पर गिर गए थे, उसे निहारिका जी अपने साथ ले आई थी। वो फोन निहारिका के हाथों में कसा हुआ था। तभी हॉस्पिटल के उस खामोश कॉरिडोर में सतेंद्र जी के फोन की घंटी अचानक जोर से बजी। रात के इस पहर में फोन की घंटी किसी भी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। निहारिका जी के हाथ कांपने लगे। अवनी ने अपने झटके से सिर उठाया। निहारिका ने डर के फोन की स्क्रीन को देखा। जैसे ही उन्होंने नाम पढ़ा, उनके चेहरे की रंगत उड़ गई। उनकी आंखें फटी रह गई। फोन उनके हाथ से फिसलते फिसलते बचा। उनके डरी हुई हालात देखकर काशवी ने तुरंत आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ मॉम, किसका कॉल है? निहारिका जी के गले में आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से वो फोन काशवी के सामने कर दिया। काशवी की नजरें स्क्रीन पर गड़ गई। स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था, उसे देखकर काशवी के शरीर में एक सेकंड में हजारों वोल्ट की बिजली दौड़ गई। नाम था डॉक्टर राघवेंद्र राठौड़। वही डॉक्टर राघवेंद्र राठौड़ जो डॉक्टर ईशान के पिता थे। वही इंसान जिसने कुछ घंटे पहले सतेंद्र को फोन करके बड़ा जलील करके रिश्ता तोड़ा था, उन्हें मौत के मुंह में धकेला था। नकुल के गुस्से और हैरानी से फुसफुसाकर उसने कहा, यह इंसान दोबारा फोन क्यों कर रहा है? अवनी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने घबरा कर कहा, शायद शायद वो हमें और बेइज्जत करने के लिए फोन कर रहे हैं। माँ प्लीज फोन मत उठाना। वही निहारिका जी भी फोन जमीन पर फेंक देना चाहती थी, लेकिन काशवी काशवी का यह रिएक्शन बिल्कुल अलग था। काशवी की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक ऐसी खूंखार चमक आ गई जो शिकार करने वाले जानवर की होती है। काशवी ने बहुत ही सर्द और खौफनाक आवाज में कहा, नहीं माँ, हम ये फोन उठाएंगे। काशवी ने बिना एक पल गंवाए अपनी माँ के हाथ से फोन छीन लिया। तभी निहारिका ने उसे रोकने की कोशिश करके कहा, काशवी तू क्या कर रही है, मत बात कर उनसे। लेकिन आगे से काशवी ने अपनी आंखें सिकोड़ कर कहा, मुझे बात करनी है माँ। मुझे देखना है कि इस इंसान में अब और कितना जहर बचा है उगलने के लिए। मुझे इन्हें बताना है कि काशवी जायसवाल के परिवार से इस तरह बात करने का अंजाम क्या होता है। ये कहते हुए काशवी ने फोन का हरा बटन दबा दिया और फोन अपने कान पर लगा लिया। उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। वो खामोश रही। वहीं दूसरी तरफ भी कुछ सेकंड्स तक एक भारी सन्नाटा रहा, और फिर फोन के दूसरी तरफ डॉक्टर राघवेंद्र की आवाज आई, हेलो सतिंदर जी। लेकिन ये आवाज वो नहीं थी उन्होंने जो कुछ घंटे पहले इस्तेमाल की थी। कुछ देर पहले उनकी आवाज में गुस्सा, घमंड और एक नफरत थी, लेकिन अभी इसी वक्त उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। एक ऐसा हल्कापन था जो इंसान तब दिखाता है जब वो किसी बहुत बड़े एहसान के तले दबा हो या किसी खौफ में हो। काशवी ने उनकी ये कांपती हुई आवाज नोट की, लेकिन उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। काशवी ने एक एक शब्द में बर्फ की तरह ठंडा और चाबुक मार कर कहा, मेरे डैड अभी बात करने की हालात में नहीं है डॉक्टर राघवेंद्र। मैं उनकी बेटी काशवी बोल रही हूँ। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके एक फोन कॉल के बाद मेरे डैड को दूसरा हार्ट अटैक आया है। अभी इसी वक्त मेरे सामने आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। ये सुनते ही फोन के दूसरी तरफ डॉक्टर राघवेंद्र के पैरों तले की जमीन खिसक गई। डॉक्टर राघवेंद्र के मुंह से चीख निकली। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हार्ट अटैक? हे भगवान! राठौड़ विला में जहां निखिल सिंघानिया अभी डॉक्टर राघवेंद्र के सामने खड़ा था, डॉक्टर राघवेंद्र ने कांपते निखिल की तरफ देखा। निखिल के चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन था, अगर सतिंदर जी को कुछ हो गया तो वो राठौड़ परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी डॉक्टर राघवेंद्र ने गिड़गिड़ाकर शर्मिंदा स्वर में कहा, काशवी बेटा, मुझे मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गया था। बेटा, माफ कर दो। ये सुनते ही काशवी की भौहें तन गई। कुछ घंटे पहले ये इंसान उन्हें गंडे और मौत का साया कह रहा था, और अब ये बेटा कहकर माफी मांग रहा है। काशवी ने बहुत ही जहरीले अंदाज में कहा, मुझे आपकी कोई माफी नहीं चाहिए डॉक्टर साहब। आप लोगों का स्टेटस और आपका डर बहुत बड़ा है। आप लोग भाग गए, अच्छा हुआ। लेकिन आप अब इतनी रात को फोन करके हमारी मौत का तमाशा क्यों देख रहे हैं? क्या आप ये चेक करने के लिए फोन कर रहे हैं कि मेरे डैड जिंदा है नहीं? तभी दूसरी तरफ से डॉक्टर राघवेंद्र ने लगभग रोकर कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो बेटा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
मैंने डर और घबराहट में जो कहा वो सबसे बड़ी बड़ी भूल थी। बेटा, हम लोग बहुत इज्जतदार इंसान हैं, हम तुम्हारे परिवार की बहुत कद्र करते हैं। काशू का इस पूरे नाटक में बहुत अजीब अजीब सा खटकने वाला था। कोई भी इंसान इतनी जल्दी इतने ड्रामेटिक तरीके से अपना रंग कैसे बदल सकता है। काशवी ने बहुत सीधे मुद्दे पर आकर कहा, तो फिर अब आप क्या चाहते हैं? फोन क्यों किया आपने? उसकी ये बात सुनकर दूसरी तरफ से डॉक्टर राघवेंद्र ने गहरी सांस ली। उन्हें निखिल सिंघानिया का अपॉइंटमेंट लेटर, उसका ऑफर याद था। डॉक्टर राघवेंद्र ने अपनी आवाज में एक बनावटी खुशी लाकर कहा, मैं ये बताने के लिए फोन कर रहा हूँ काशवी बेटा, कि हम अवनी और ईशान का रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते। जो हुआ एक बहुत बुरा सपना था। हम अपनी बहू के रूप में अवनी को इस घर में लाना चाहते हैं। उसकी यह बात सुनकर काशवी ने हैरान होकर कहा, क्या? काशवी के मुंह से ये शब्द इतनी जोर से निकला कि पास खड़ी निहारिका, अवनी और नकुल भी चौंक गए। काशवी का दिमाग सुन पड़ गया। काशवी ने अविश्वास में पूछा, आप वो रिश्ता दोबारा जोड़ना चाहते हैं? तभी दूसरी तरफ से डॉक्टर राघवेंद्र ने जल्दी जल्दी कहा, हाँ, हाँ बेटा, और उसी तारीख पर 10 दिन बाद मेरा बेटा। हाँ, प्लीज सतिंदर जी को बताना कि मैं उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। प्लीज इस रिश्ते को टूटने मत देना। हम अपनी को अपनी घर की बेटी बनाकर रखेंगे। वैसे जल्दी में बात कर रहे थे जैसे उन्हें पीछे से कोई मजबूर कर रहा हो। अपनी यह बात कहकर डॉक्टर राघवेंद्र ने फोन काट दिया। शायद उन्हें डर था कि काशवी उन्हें कोई गंदी गाली न दे दे। इधर काशवी ने अपने कान के फोन हटाया और वो बुत बनी खड़ी थी। तुरंत निहारिका जी ने काशवी के कंधे को हिलाकर बहुत ही बेचैनी से पूछा, क्या क्या कहा उन्होंने काशवी? क्या वो डैड को कोई और धमकी दे रहे थे? काशवी ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और अपनी माँ और अवनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी उलझन थी जैसे उसने कोई बहुत डरावना जादू देख लिया हो। काशवी ने बहुत ही धीमी और हल्की आवाज में कहा, माँ, डॉक्टर डॉक्टर राघविंदर वो माफी मांग रहे थे। उसकी ये बात सुनकर आगे से अवनी ने अपने आंसुओं के बीच में हैरान होकर कहा, माफी? तभी काशवी ने हैरानी भरे स्वर में आगे बताकर कहा, हाँ, हाँ, और वो कह रहे थे माँ कि वो अवनी का रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते। वो 10 दिन बाद ही इस शादी को करना चाहते हैं। ये सुनते ही हॉस्पिटल के उस कॉरिडोर में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। तभी निहारिका जी के मुंह से एक खुशियों की भरी चीख निकली। उन्होंने चिल्लाकर कहा, शादी? वो शादी करना चाहते हैं? हे भगवान, मेरे सतिंदर जी की दुआएं सुन ली भगवान ने। वो लोग मान गए। वही अवनी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसे अपना प्यार और अपना सपना वापस मिल गया। नकुल भी खुशी के साथ उछल पड़ा और पूरा भगवान उनके साथ था और वो शुक्रिया अदा कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद डॉक्टर राघवेंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन उस परिवार में एक इंसान ऐसा था जिसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। वो काशवी थी। काशवी बहुत ही शांत, लेकिन हद तक शांत खड़ी रही। उसका दिमाग एक बहुत ही डार्क, खतरनाक थ्योरी को जन्म दे रहा था। वहीं काशवी ने मन ही मन सोचा, ये कैसे हो सकता है? कुछ घंटे पहले वो इंसान मौत के साए में बात करके थर थर कांप रहा था, और अब रात के 1 बजे वो गिड़गिड़ा कर रिश्ता जोड़ने की भीख मांग रहा है। काशवी को तेज आंखें और उसका तेज दिमाग इस पूरे चमत्कार के पीछे की कड़वाई सच्चाई को खंगालने लगा। उसने आगे सोचा, कोई भी इंसान रातों रात अपना ऐसा फैसला नहीं बदलता जब तक उस पर कोई ऐसा दबाव ना हो जो उसके उस पुराने डर से भी बहुत बड़ा हो। तभी काशवी को अचानक उसकी वो मुलाकात याद आई। उसने आधे घंटे पहले द ओक लाउंज में निखिल सिंघानिया के साथ जो की थी। उसने निखिल को बताया था कि उसकी वजह से अवनी की शादी टूट गई और उसे निखिल सिंघानिया को बर्बाद करने की धमकी दी थी। निखिल निखिल सिंघानिया वो अपनी दौलत से कुछ भी कर सकता था। वो अपनी गलती सुधारने के लिए तड़प रहा था। निखिल सिंघानिया। काशवी के दिमाग में वो नाम एक हथौड़े की तरह बजा। काशवी का खून एक बार फिर से बर्फ की तरह जम गया। उसने अपने मन ही मन सोचा, यह डॉक्टर राघवेंद्र का फैसला नहीं है, ये उस शैतान की चाल है। निखिल ने जरूर अपनी पावर, अपने पैसे और अपनी दहशत का इस्तेमाल करके डॉक्टर राघवेंद्र को ये रिश्ता दोबारा जोड़ने पर मजबूर किया होगा। काशवी को समझ आ गया कि यह अवनी की खुशियां नहीं, निखिल सिंघानिया द्वारा फेंकी गई एक भीख है। उसने काशवी का प्यार पाने के लिए, उसकी नफरत कम करने के लिए अवनी की शादी का एक सौदा बना लिया। काशवी ने अपनी माँ और अवनी को देखा, जो एक दूसरे को गले लगाकर रो रही थी, खुश हो रही थी। काशवी ने मन ही मन सोचा,
अगर मैं इन्हें सच बता दूं ये रिश्ता निखिल सिंघानिया की वजह से जुड़ा है, तो ये लोग कभी इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन अगर ये शादी होती है, तो मेरी बहन पूरी जिंदगी उस एहसान के तले दबे रहेगी जो उस दानव ने किया है। काशवी के सामने एक बहुत ही भयानक धर्म संकट खड़ा हो गया था। क्या वो अपनी बहन की खुशियों के लिए इस जहरीले एहसान को स्वीकार कर ले, या वो इस शादी को ठुकरा दे, अपने आत्मसम्मान को बचाए लेकिन अपनी बहन का दिल तोड़ दे। काशवी ने अपनी मुट्ठियां कसकर एक खौफनाक और खूनी इंतकाम का फैसला करके कहा, नहीं, मैं निखिल सिंघानिया को जीतने नहीं दूंगी। वो सोचता है कि वो मेरी बहन की शादी करवाकर मुझे खरीद लेगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। काशवी ने अपनी आंखों में एक ऐसा जहर भर लिया जो निखिल सिंघानिया के उस पागलपन से प्यार भरे को राख करने के लिए काफी था। काशवी ने अपने आप से एक बहुत ही डरावना वादा करके कहा, शादी तो होगी अवनी की, लेकिन इस शादी में निखिल सिंघानिया को उसकी औकात या मैं याद दिलाऊंगी। मैं उस दरिंदे को उसके ही बिछाए हुए जाल में ऐसा फंसाऊंगी जो अपनी इस दौलत और अपने एहसान पर खून के आंसू रोएगा। काशवी ने अपने चेहरे पर एक बहुत ही बनावटी मुस्कान ला दी और अपनी माँ और बहन के पास जाकर उन्हें गले लगा लिया। काशवी ने बहुत ही प्यार से कहा, देखा माँ, मैंने कहा था ना कि डैड ठीक हो जाएंगे। अवनी दीदी की भी शादी भी होकर रहेगी। लेकिन काशवी की उन मुस्कुराते हुए आंखों के पीछे एक बहुत ही खतरनाक साजिश पल रही थी। अब यह कहानी सिर्फ एक मिडिल क्लास लड़की और एक खूंखार रईसजादे की नहीं, ये एक माइंड गेम बन चुकी थी। निखिल सोच रहा था कि उसने काशवी के लिए अवनी की शादी जुड़वा कर काशवी का दिल जीत लिया, लेकिन काशवी वो शादी के मंडप में निखिल सिंघानिया को बर्बादी का मैदान बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। अब शादी के वो 10 दिनों के लिए भयंकर कुरुक्षेत्र से कम नहीं होने वाले थे, जहां प्यार, एहसान और नफरत साजिश की हर हद पार करने वाली थी। पटना शहर की वो रात किसी गहरी साजिश की तरह शांत थी। सिटी हॉस्पिटल के आईसीयू में सतिंदर जी खतरे से एक बाहर आ चुके थे और जायसवाल परिवार में अवनी की शादी दोबारा तय होने की वो झूठी खुशी लौट आई थी। काशवी इस खौफनाक सच्चाई को जानती थी कि ये रिश्ता निखिल सिंघानिया की दौलत और खौफ की भीख है। उधर अपनी विशाल और आलीशान हवेली सिंघानिया एस्टेट में निखिल बहुत ही गहरी सुकून भरी नींद सो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने काशवी की बहन का रिश्ता जोड़कर अपनी उस गलती की भरपाई कर दी। उसे यकीन था कि काशवी जब सुबह उठेगी, उसे गुड न्यूज मिलेगी, तो उसके दिल में निखिल के लिए थोड़ी सही लेकिन नरमी जरूर आएगी। निखिल अपने प्यार के इस जुनून में इतना अंधा हो चुका था कि वो अपनी उस दुनिया को भूलने लगा था जहां वो रहता था। वो एक ऐसा खूंखार शिकारी था जिसे अब इंसान बनने का शौक चढ़ गया था। लेकिन निखिल सिंघानिया ये भूल गया कि जब शेर शिकार करना छोड़ देता है, तो जंगल के बाकी जानवर उसे कमजोर समझकर उस पर हमला करने की ताक में बैठ जाते हैं। सिंघानिया इंडस्ट्री के जितने दोस्त थे, उससे ज्यादा कहीं दुश्मन भी थे, और इन दुश्मनों में सबसे बड़ा और सबसे खूंखार नाम था शहर के बिल्कुल दूसरे छोर पर एक बहुत ही डार्क अंडरग्राउंड और हाई टेक बेसमेंट में ये जगह दीक्षित इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर थी। दुष्यंत दीक्षित एक ऐसा इंसान जो सिंघानिया परिवार की जड़ से उखाड़ फेंकने का सपना पिछले 10 सालों से देख रहा था। दुष्यंत उम्र में निखिल से कुछ ही साल बड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में जो क्रूरता और चालाकी थी, वो किसी भेड़िए से कम नहीं थी। दुष्यंत अपने लेदर की कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में एक महंगा क्यूबन सिगार था, जिसका धुआं उसके चेहरे पर भावों को भी डरावना बना रहा था। उसके ठीक सामने एक बहुत ही स्मार्ट स्क्रीन लगी थी, और उस स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें और वीडियो प्ले हो रहे थे। ये तस्वीरें, वीडियो निखिल सिंघानिया की थी, लेकिन ये वो तस्वीरें नहीं थी जिसमें निखिल किसी बिजनेस मीटिंग में हो या क्लब में पार्टी कर रहा हो। ये तस्वीरें रात के 2 बजे अपनी फॉर्च्यूनर के साथ सॉरी का बोर्ड और लाल दिल वाले गुब्बारे लेकर जायसवाल परिवार के उस छोटे से घर के बाहर खड़ा था। दुष्यंत दीक्षित के होठों पर एक बहुत ही कुटिल और शैतानी मुस्कान आ गई। दुष्यंत ने सिगार का एक लंबा कश खींचकर अपनी भारी और खुरदरी आवाज में कहा, "हाँ, तो ये है वो कमजोरी।" उसके बगल में उसका राइट हैंड मैन भैरव सिंह खड़ा था। भैरव सिंह एक खूंखार बाहुबली था, जिसके चेहरे पर कट का एक बड़ा सा निशान था। भैरव सिंह ने एक बहुत ही चापलूसी भरे लहजे में कहा, हाँ बॉस, पिछले कुछ दिनों से निखिल सिंघानिया का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। वो ना तो ऑफिस जा रहा है और ना ही पुराने गुंडों से मिल रहा है। उसके शहर में सारे काले धंधे बंद हो गए। और उसने कल रात स्टेट मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट की कुर्सी उस डॉक्टर राघवेंद्र राठौड़ को दिलवा दी। उसकी ये बात सुनकर दुष्यंत की भौहें तुन गई। उसने कंफ्यूज होकर कहा, राठौड़ को? क्यों? सिंघानिया को उस डॉक्टर से क्या लेना देना?
तभी भैरव ने एक जहरीली हंसी हंसकर कहा, यही तो सबसे बड़ा खेल है बॉस। वो डॉक्टर राघवेंद्र का बेटा उस लड़की की बड़ी बहन से शादी कर रहा है। सिंघानिया ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस लड़की के परिवार पर एक एहसान किया है। दुष्यंत ने अपने सिगार को एश-ट्रे में रगड़कर बुझा दिया। उसकी आंखें स्क्रीन पर मौजूद उस लड़की काशवी की तस्वीर पर जाकर टिक गई। दुष्यंत ने उस नाम को बहुत ही स्वाद लेकर दोहरा कर कहा, काशवी जायसवाल। वो एक मिडिल क्लास लड़की ने पटना के सबसे खूंखार शेर को पालतू बना दिया। यह तो बहुत ही दिलचस्प कहानी है। दुष्यंत अपनी कुर्सी से उठा और स्क्रीन के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने काशवी की तस्वीर को छूकर कहा, निखिल सिंघानिया को लगता है कि उस लड़की के प्यार में एक अच्छा इंसान बन जाएगा। वो भूल गया है कि हम जैसे लोगों को प्यार करने का कोई हक नहीं, क्योंकि प्यार इंसान को कमजोर बनाता है। और निखिल सिंघानिया की यह कमजोरी अब दीक्षित इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जीत बनेगी। दुष्यंत के दिमाग में एक बहुत ही खौफनाक और मस्ट माइंड प्लान चल रहा था। दरअसल इस वक्त देश के बिजनेस वर्ल्ड में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की चर्चा थी। भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट ने पटना से लेकर दिल्ली तक एक बहुत ही हाई टेक और 6 लेन हाईवे प्रोजेक्ट पास किया था। ये प्रोजेक्ट पूरे 10,000 करोड़ का था। इस प्रोजेक्ट का टेंडर अगले ही कुछ दिनों में फाइल होने वाला था। दुष्यंत दीक्षित जानता था कि अगर दीक्षित इंडस्ट्री को यह टेंडर मिल गया तो सिंघानिया परिवार को पछाड़कर देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बन जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट थी। वो रुकावट ही निखिल सिंघानिया। सिंघानिया इंडस्ट्रीज का ट्रैक रिकॉर्ड और निखिल की पावर इतनी मजबूत थी। सरकार की पहली पसंद निखिल ही था। दुष्यंत जानता था कि जब तक निखिल सिंघानिया इस रेस में है, दीक्षित इंडस्ट्रीज का यह टेंडर कभी नहीं मिल सकता। दुष्यंत को निखिल सिंघानिया को उस टेंडर को फाइल करने से रोकना था। उसे सिंघानिया को रास्ते से हटाना था। लेकिन निखिल को मारना आसान नहीं था। उसकी सिक्योरिटी किसी किले से कम नहीं थी। लेकिन अब दुष्यंत को निखिल की जान मिल गई थी। दुष्यंत ने पलटी मारी और अपनी आंखों में एक खूनी चमक लाकर कहा, भैरव, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हाईवे टेंडर है, वो टेंडर फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है? भैरव ने जवाब देकर कहा, परसों दोपहर 12 बजे तक बॉस। उसकी यह बात सुनकर आगे से दुष्यंत ने मुस्कुरा कर कहा, परसों दोपहर 12 बजे, तो हमारे पास पूरे 48 घंटे हैं। ये कहते हुए दुष्यंत ने अपनी मेज पर एक डार्ट उठाया और उसे जोर से स्क्रीन पर मौजूद काशवी की तस्वीर पर दे मारा। डार्ट सीधा काशवी के चेहरे पर जाकर लगा। तभी दुष्यंत ने एक खौफनाक और जहरीला ऑर्डर देकर कहा, इस लड़की को उठा लो। उसकी बात सुनकर भैरव की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, किडनैप करना है बॉस? तभी आगे से दुष्यंत ने बहुत ही शैतानी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन ऐसे कि किसी को भनक ना लगे। ये लड़की कल सुबह कॉलेज जाने के लिए घर से निकलेगी, लेकिन ये कॉलेज नहीं पहुंचेगी। ये सीधी हमारे उस पुराने गोदाम में आनी चाहिए जो शहर के बाहर है। ये कहते हुए दुष्यंत ने अपने हाथों को आपस में मलकर अपनी खौफनाक योजना को पूरी आगे करके कहा, और जैसे ये लड़की हमारे कब्जे में होगी, हम उस मजनू निखिल सिंघानिया को प्यारा सा फोन करेंगे। हम उसे कहेंगे कि अगर उसे अपनी हीर जिंदा चाहिए तो परसों दोपहर 12 बजे तक उस हाईवे टेंडर से अपना नाम वापस ले ले, और साथ ही अपनी कंपनी को सारे शेयर्स जो दीक्षित इंडस्ट्री के रास्ते में आते हैं वो मेरे नाम कर दे। ये कहते हुए दुष्यंत जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसकर आगे कहा, निखिल सिंघानिया को प्यार का नशा चढ़ा है ना, अब वो नशा उसे बर्बाद करेगा। वो उस लड़की की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा, और वो 10,000 करोड़ का टेंडर दीक्षित इंडस्ट्री की झोली में आ गिरेगा। उसकी बात सुनकर आगे से भैरव ने चापलूसी करके कहा, वाह बॉस, क्या दिमाग लगाया आपने। लेकिन बॉस, अगर निखिल सिंघानिया पुलिस के पास चला गया तो? तभी दुष्यंत ने यकीन के साथ कहा, वो पुलिस के पास नहीं जाएगा भैरव, क्योंकि वो जानता है कि पुलिस के पास पहुंचने से पहले मैं उस लड़के के टुकड़े टुकड़े करके उसे घर भिजवा दूंगा। निखिल सिंघानिया अपनी जान की बाजी लगा देगा, लेकिन पुलिस को बीच में नहीं लाएगा। दुष्यंत ने भैरव को सख्त निर्देश देकर आगे कहा, जाओ अपने सबसे सॉलिड आदमियों को तैयार करो। कल सुबह का सूरज काशवी जायसवाल के लिए आजादी का आखिरी सूरज होगा। इसके बाद अगली सुबह पटना शहर की एक हल्की सी सर्द हवा बह रही थी। जायसवाल परिवार के घर में आज का दिन बड़ा ही राहत भरा था। सतिंदर जी को आज शाम तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर घर आना था। अवनी की शादी की तैयारियां फिर से तैयारी हो चुकी थी। काशवी ने अभी भी अवनी और माँ को निखिल के उस एहसान का सच नहीं बताया। काशवी तैयार हो रही थी। आज उसे कॉलेज जाना बड़ा जरूरी था, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल असाइनमेंट आज सबमिट होना था, जो पिछले कुछ दिनों के तमाशे की वजह से रुका हुआ था।
काशवी ने अपना बैग कंधे पर लटका कर कहा, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ, डैड का ख्याल रखना, मैं सीधा हॉस्पिटल आ जाऊंगी। आगे से निहारिका ने उसके दरवाजे को छोड़कर कहा, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। काशवी अपनी स्कूटी के पास पहुंची। उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और मोहल्ले के बाहर मेन रोड की तरफ निकल पड़ी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी स्कूटी के पीछे कुछ ही दूरी पर एक काले रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो उसका इंतजार कर रही थी। स्कॉर्पियो के अंदर भैरव सिंह और उसके 3 खूंखार गुंडे बैठे थे। उनके हाथों में हथियार और क्लोरोफॉर्म की वो बोतल थी। तभी भैरव ने अपने आदमियों से कहा, बॉस का हुक्म है, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लड़की को उस खाली रास्ते से उठाएंगे जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं। काशवी स्कूटी चलाती रही। शहर के ऐसे इलाके से गुजरने लगी जो थोड़ा सुनसान था। वहां एक पुराना कंस्ट्रक्शन साइट था जहां काम रुका हुआ था। काशवी के दिमाग में निखिल सिंघानिया की बातें घूम रही थी। वो सोच रही थी कि वो निखिल को कैसे बर्बादी के रास्ते पर लाएगी। तभी उसके पीछे स्कॉर्पियो अचानक रफ्तार पकड़ी। स्कॉर्पियो ने बहुत ही खतरनाक तरीके से काशवी की स्कूटी को ओवरटेक किया और बिल्कुल स्कूटी के आगे आकर एक जोरदार ब्रेक मार दिया। काशवी घबरा गई। उसने भी जोर से ब्रेक मारा। स्कूटी के टायर सड़क पर घिसे, लेकिन फिर भी स्कूटी स्कॉर्पियो के पिछले बम्पर से जा टकराई और काशवी अपनी स्कूटी से जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से चिल्लाई। काशवी के घुटने और कोहनी छिल गई। इससे पहले कि काशवी को समझ पाती, उठने की कोशिश करती, स्कॉर्पियो के दरवाजे खुले और तभी 4 हट्टे कट्टे चेहरे पर नकाब पहने गुंडे बाहर निकले। उनको देखकर काशवी की आंखें फटी रह गई। उसे लगा कि ये निखिल सिंघानिया के आदमी हैं जो उसे डराने आए हैं। उनको देखते ही काशवी ने चिल्ला कर कहा, तुम कौन हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? काशवी चिल्लाते हुए खड़ी हुई, लेकिन भैरव सिंह ने उसे कुछ बोलने और विरोध करने का मौका ही नहीं दिया। तभी 2 गुंडों ने आकर काशवी के दोनों हाथों को पूरी ताकत से जोर से जकड़ लिया। उनके पकड़ते ही काशवी ने चिल्लाकर कहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ। काशवी अपनी पूरी ताकत से चीखी, लेकिन उस सुनसान सड़क पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। भैरव सिंह ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला जिस पर क्लोरोफॉर्म डाला था। काशवी के ने अपने हाथ पैर मारे। उसने एक गुंडे के पैर पर जोर से लात भी मारी, लेकिन वो उनके सामने बड़ी कमजोर थी। भैरव सिंह ने वो जहरीला रुमाल सीधा काशवी के मुंह और नाक पर कसकर रख दिया। काशवी की सांसें घुटने लगी। उसने उस रुमाल को हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो केमिकल इतनी तेजी से काम कर रहा था कि कुछ ही सेकंड में काशवी का दिमाग सुन्न पड़ने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। काशवी का शरीर ढीला पड़ गया। वो बेसुध होकर उस गुंडों के हाथों में झूल गई। तभी भैरव ने अपने आदमियों को ऑर्डर देकर कहा, जल्दी से गाड़ी में डालो। गुंडों ने बेहोश काशवी को उठाया और स्कॉर्पियो की पिछले वाली सीट पर फेंक दिया। उन्होंने काशवी का फोन जो उसके बैग में गिर गया उसे उठाया और उसे वहीं सड़क पर कुचल कर तोड़ दिया ताकि कोई उसकी लोकेशन ट्रेस न कर सके। कुछ ही मिनटों में वो स्कॉर्पियो धूल का एक गुबार छोड़ती वहां से गायब हो गई। पीछे सड़क पर सिर्फ काशवी की टूटी हुई स्कूटी, उसका बिखरा हुआ बैग रह गया था। इसी समय उधर सिंघानिया एस्टेट में निखिल सिंघानिया अपने डाइनिंग रूम में बहुत ही रिलैक्स मूड में नाश्ता कर रहा था। आज उसके चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी चमक थी। उसे लग रहा था कि आज काशवी जरूर उसे संपर्क करेगी या कम से कम उसे अपने दिल की बात में थोड़ी सी माफी देगी। तभी निखिल का फोन बजा। निखिल ने स्क्रीन देखी। ये कोई प्राइवेट नंबर था। निखिल की भौहें थोड़ी सी तन गई। उसने फोन उठाया। निखिल ने भारी आवाज में कहा, हेलो। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक बहुत ही शैतानी और जहरीली हंसी की आवाज गूंजी। यह हंसी सुनते ही निखिल का लहजा एक सेकंड के लिए खौफनाक हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, कौन बोल रहा है? तभी दूसरी तरफ से दुष्यंत दीक्षित की वो खुरदरी आवाज आई, निखिल सिंघानिया, पहचानो मुझे। अपने इस नए नए प्यार के चक्कर में अपने सबसे पुराने दुश्मन को कैसे भूल गए? दुष्यंत दीक्षित, ये नाम सुनते ही निखिल की नसें तन गई। उसने अपने हाथ में पकड़े वो कांटे के चम्मच को इतनी जोर से दबाया कि वो मुड़ गई। निखिल ने बहुत ही जहरीले अंदाज में कहा, दुष्यंत, तेरी उतनी औकात कैसे हो गई कि तूने निखिल सिंघानिया को सुबह सुबह फोन करने की हिम्मत की? क्या तुझे मौत बुला रही है? उसकी ये बात सुनकर दुष्यंत फोन पर जोर जोर से हंसने लगा। उसने जोर से हंसकर कहा, मौत तो बुला रही है निखिल, लेकिन मुझे नहीं, तुम्हारी उस जान को जिसका नाम काशवी है। काशवी, ये नाम सुनते ही दुष्यंत के मुंह से निखिल सिंघानिया का पूरा वजूद हिल गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसने चिल्ला कर कहा,
क्या बकवास कर रहा है तुम? निखिल अपनी कुर्सी से दहाड़ कर खड़ा हुआ। तभी दूसरी तरफ से दुष्यंत ने बहुत ही मजेदार अंदाज में कहा, बकवास नहीं निखिल, हकीकत। तुम्हारी वो प्यारी सी मिडिल क्लास शेरनी काशवी जायसवाल इस वक्त मेरे गुंडों के कब्जे में है। वो मेरी एक बहुत ही डार्क और सीक्रेट गोदाम में बेहोश पड़ी है। निखिल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे अपनी ही पसलियों की टूटी हुई और महसूस होने लगी उसकी कड़क आवाज में उसने कहा, अगर तूने उस लड़के को खरोंच में लगाई ना दुष्यंत, तो मैं तेरे शरीर पर एक एक बोटी काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। तू जानता नहीं कि तूने किस आग में हाथ डाला है। निखिल की आवाज में एक ऐसी खोपनाक और खूनी जानवर जाग उठा था जो पूरे शहर को चीरने की ताकत रखता था। आगे से दुष्यंत ने धमकी देकर उसे आगे कहा, अरे शांत हो जा मजनू, मुझे उस लड़की से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी तो तुमसे है और तुम्हारी दौलत से है। आखिर अब क्या करेगा दुष्यंत, और क्या करेगा अपना हीरो? क्या हीरो उसे बचा पाएगा? जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहें।